Hello friends, I'm back again with you on VR1 channel, which is live on YouTube. Now in this channel, I've been explaining to you various world affairs, their strategic implications, their reasons, and all this information is available to you for your preparation for various examinations or understanding the relations, world relations, or trying to know what exactly is happening in the world. Now yesterday, as you all must have heard, that the disengagement has started on eastern Ladakh on line of actual control between India and China. रिपोर्ट ये आई है कि चाइना ने अपने कुछ सैनिक दस्तों को, जो कि टैंक दस्ते थे, और उनको हटा लिया है और इंडिया ने भी कुछ उनको हटाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। परंतु कल हमारे पास कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी फ्रॉम इंडियन एस्टैब्लिशमेंट। जो भी इंफॉर्मेशन मिली थी दैट वाज फ्रॉम द चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट, द चाइनीज डेली, द ग्लोबल टाइम्स। बट टुडे मॉर्निंग हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने पार्लियामेंट में एक प्रॉपर डिटेल में बताया है कि हमने लिमिटेड पार्शियल डिसएंगेजमेंट, रूल बेस्ड डिसएंगेजमेंट, मॉनिटर डिसएंगेजमेंट शुरू करी है एंड ये यकीन जताया है कि चाइना इसको ऑनर करेगा और ये ठीक तरीके से होगा और फाइनली ये जो स्टैंड ऑफ है ये ख़त्म हो जाएगा। परंतु मेरा ये मानना है कि इस पूरे इलाके में बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे स्टैंड ऑफ है, जहाँ पे हमारी फोर्सेस आमने सामने खड़ी हैं और वहाँ पे कुछ एरियाज़ हैं जो जिनकी टैक्टिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा है और वो हमारे कब्ज़े में हैं, कुछ एरियाज़ हैं जिनकी टैक्टिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा है और वो चाइना के कब्ज़े में हैं। मुझे नहीं लगता है कि चाइना या इंडिया उन इलाकों को छोड़ेगा। परंतु जहाँ तक मैकेनाइज्ड फोर्सेस का सवाल है, यानी कि टैंक दस्ते का सवाल है, वो दोनों देशों ने उसको विड्रॉ करने के लिए मान लिया है। तो ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, मैं ये सब आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पर सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि इस पूरे इलाके में इंपॉर्टेंट एरियाज़ कौन कौन से हैं। ये जो प्रॉब्लम शुरू हुई है या LAC का स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है, तो ये स्टैंड ऑफ की में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो इसमें आते हैं और हर इलाके की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों चाइना को चाहिए कि या इंडिया को चाहिए कि ये इलाका हमारे पास रहे। तो उसके लिए पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर का मैप। अब ये जम्मू कश्मीर का मैप अगर देखें तो इसमें एक मैंने ये राउंडर लगाया है, ये इलाका जो है इसको हम बोलते हैं एक्साई चिन। तो ये जो इलाका है जहाँ पे आप एरो देख रहे हैं, ये एक एक्साई चिन का इलाका है और यहीं पे सब कुछ हो रहा है। ये तकरीबन 38,000 किलोमीटर्स का एरिया है जो चाइना कहता है कि ये तिब्बत का हिस्सा है और तिब्बत चूँकि चाइना का हिस्सा चाइना मानता है तो वो कहते हैं कि हमारी टेरिटरी है। बट हम कहते हैं कि एक्साई चिन जो है ये अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है जो महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर इस्टेब्लिश करी थी। महाराजा जनरल जोरावर सिंह ने जाके इन एरियाज़ को जीता था और ये एक जम्मू एंड कश्मीर एज इट एग्जिस्टेड ऑन 15 अगस्त 1947, उस दिन ये इलाका हमारे पास था। और जब इंडिया का जम्मू कश्मीर का विलय हुआ इंडिया के अंदर तो ये इलाका ऑटोमेटिकली इंडियन बन जाता है। अभी इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये इलाके के अगर हम नॉर्थ में देखें तो ये हमारा काराकोरम पास है जो इस वक्त चाइनीज़ टेरिटरी में है। फिर ये इलाका सियाचिन का है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इसका स्टैंड ऑफ चले आ रहा है। और ये जो एरिया है, ये शाक्सगाम वैली जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है, ये ट्रायंगल जो बनती है, ये ट्रायंगल जो है ये तकरीबन 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो पाकिस्तान ने इलीगली 1963 में चाइना को सीड कर दिया था। चाइना को ये इलाका चाहिए था अपनी कुछ हाईवेज बनाने के लिए, तो पाकिस्तान ने इलीगली उनको दे दिया। तो ये 5,000 किलोमीटर यहाँ पे, और ये एक्साई चिन का पूरा इलाका जो है ये इतना पूरा 38,000 ये चाइना के कब्जे में है जो कि इंडिया का हिस्सा है। अब इस इलाके के अंदर अगर हम देखें तो ये सियाचिन मैंने आपको बता दिया, काराकोरम, और ये है इंटरनेशनल बॉर्डर। और यहाँ एक जगह है दौलत बाग ओल्डी। ये एक पठारी इलाका है, प्लेट्यू है, फ्लैट एरिया है और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ALG है, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, यानी कि जिसको हम एक मिनी एयरफील्ड मान सकते हैं। और इस मिनी एयरफील्ड को हमने काफ़ी एक्टिवेट किया है क्योंकि अगर हमने इस इलाके को बचाना है, यहाँ पे उन्होंने G219 हाईवे भी बना रखी है और ये वाला इलाका हमारे कब्जे में है।
अगर इसको हमने बचाना है तो हमें इस इलाके को किसी भी तरीके से मेंटेन करना है, यहाँ वहाँ ट्रुप्स होने चाहिए, वहाँ पे उनका लॉजिस्टिक्स होने चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ से ले से ये एक दरबुक ये श्योक है, दरबुक, श्योक और दौलतबाग ओल्डी, यानी कि DSDBO एक रोड बनाई है जो कि ऑल वेदर रोड है, जो इस इलाके को सस्टेन करती है। तो उसके लिए चाइना को प्रॉब्लम हुई, और चाइना ने का एक ये भी रीज़न है कि इंडिया ने ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों क्रिएट किया। तो वो हमने क्रिएट किया क्योंकि हम इस इलाके को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। इसके अलावा हमने इस ALG के ऊपर हमने अपने C-130 और C-17 ग्लोब मास्टर जैसे हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट भी लैंड करा दिए। अब उससे क्या है कि ये जो इलाका, यहाँ पे एक ससेर रिज है जो हमेशा सारा साल बर्फ़ के साथ ढकी रहती है, और वहाँ पे अगर हमने यहाँ से ले से इधर जाना है दौलतबाग ओल्डी में, ससेर रिज को क्रॉस करने में पैदल 3 दिन लगते थे, और वहाँ पे रोड बनाना नामुमकिन था। अभी हमने ससेर रिज के ईस्ट में श्योक रिवर के साथ साथ एक रोड बना ली है। और अभी क्या है कि अगर हमने ट्रुप्स को इंडक्ट करना है या उनके लॉजिस्टिक्स देने हैं, अगर चाइना की तरफ से कोई खिलाफत होती है इस इलाके में, तो हमारे ट्रुप्स वहाँ 5 या 6 घंटे में पहुँच सकते हैं। और अगर हम हवाई जहाज़ से मेंटेन करें C-130 या C-17 ग्लोब मास्टर जो हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट है, तो वो हम उससे भी और भी कम समय में ज़्यादा सामान वहाँ पहुँचा सकते हैं। इसका मतलब हम इस इलाके को डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये इलाका हमने डिफेंड करना है, सबसे पहले इसलिए करना है क्योंकि ये हमारे सियाचिन की बैक पे है। सियाचिन यहाँ पे है जो पाकिस्तान के साथ है। अगर हम इसको डिफेंड नहीं करेंगे तो सियाचिन के डिफेंस करना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 2, यहाँ पे ये जो हाईवे G219 चाइना ने बनाई हुई है अपना सिंकियांग प्रोविंस के तिब्बत को जोड़ता है, वो हाईवे को अगर हम इंटरडिक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम अपना स्वाभिमानित्व दिखा सकते हैं, तो उससे चाइना को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसलिए ये इलाका पकड़ रखना हमारा बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, तो ये जनरल एरिया है गलवान, जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा बताया जा चुका है। और इस समय यहाँ पे गलवान में स्टेटस को है, जो कुछ उन्होंने अपने ट्रुप्स वगैरह लाए थे गलवान नाले के अंदर, उन्होंने वहाँ पे अपने बंकर्स बना लिए हैं। उसके अंदर उनकी आर्टिलरी, उनकी मिसाइल्स, सब कुछ वेल टक्ड इन है। और मे बी जो ट्रुप्स के लिए लिविंग हैबिटेट है वो भी उन्होंने काफ़ी हद तक बना लिया है। और इसी तरह से हमारी तरफ से भी इक्वल प्रोपोर्शनल ट्रुप डिप्लॉयमेंट है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं, तो यहाँ इस इलाके के आसपास आपको मिलेंगे हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा का एरिया, तो इस किस्म की। अब उसके नीचे आती है पेगोंगसो। अभी ये जो कल की जो बात हुई है, जो आपको रक्षा मंत्री ने बताया है, तो ये जो थोड़ी सी विड्रॉल होना शुरू हुआ है, ये पेगोंगसो और इसके नीचे आती है पेंगुर लेक। तो ये 2 ट्विन लेक्स हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो इसी इलाके में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या टैक्टिकल इम्पेरेटिव्स हैं, हमारी क्या पोजीशन है, चाइना की क्या पोजीशन है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अभी ये जो एरिया आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये एक छोटा मैप मैंने दिखाया है। ये एक पेगोंगसो लेक है जिसका ऑलमोस्ट 33% हमारे पास है और रेस्ट ऑफ द एरिया चाइना के अंदर है। अभी ये जो आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लाल दिखी है, ये हमारे हिसाब से ये लाइन ऑफ कंट्रोल होनी चाहिए। हालांकि तो इलाका तो पूरा सारा हमारा है, बट 62 में जो लड़ाई के बाद जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनी, वो हमारे अंडरस्टैंडिंग में ये होनी चाहिए। सिमिलरली पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग में जो लाइन ऑफ कंट्रोल होनी चाहिए थी, वो उनके हिसाब से ये होनी चाहिए थी। ये फिंगर 3 और 4 के बीच में ये लाइन ऑफ कंट्रोल होनी चाहिए। अभी फिंगर मतलब ये जो लेक है, एक ये बहुत ही सुंदर लेक है। और कुछ आप में से अगर आपने 3 इडियट की मूवी देखी है, तो वो मूवी की वो शूटिंग यहीं इस लेक के ऊपर ही हुई है। और ये बहुत ही सुंदर लेक है और एक बड़ा स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट जगह है। और इस लेक के अंदर चाइना की हाई लेवल की जो स्पीड बोट्स दौड़ती हैं, और अभी हमने भी वहाँ पे हाई स्पीड बोट्स विद लॉट ऑफ वेपन्स डिफेंड करने के लिए रखा है। तो एक तो तरीका इस लेक को डोमिनेट करने का है कि आप स्पीड बोट्स के साथ उसमें हथियारबंद लोगों के साथ इसको पेट्रोलिंग करिए। दूसरा है कि आप इसके नॉर्दर्न बैंक पर पेट्रोलिंग करिए, और तीसरा है आप इसके सदर्न बैंक पर पेट्रोलिंग करिए। अभी सदर्न बैंक का जो एरिया है ये मोर और लेस ईजी एरिया है, यानी कि फ्लैट एरिया है। बट नॉर्दर्न बैंक का एरिया सारा का सारा बहुत ही हिली है। और ये जो हमने F1 लिखा है, ये पहली एक फिंगर बाहर आई F1, तो ये हो जाएगी। दूसरी ये F2, F3, F4,
F5, F6, F7, F8। अभी यहाँ कहीं पे चाइना का एक लॉजिस्टिक्स बेस है जिसको वो सिरिजैप के नाम से जानते हैं, सिरिजैप, जहाँ पे उनका लॉजिस्टिक्स बेस है। अभी पिछले साल जब ये झगड़ा शुरू हुआ तो चाइना जो अभी तक यहाँ पेट्रोलिंग करने आता था, हम भी इसके आगे पेट्रोलिंग करने ही जाते थे, हमारा भी बेस यहाँ F3 के ऊपर है, बेस है हमारा। तो हम लोग ये F4, 5, 6 की पेट्रोलिंग करके वापस जाते थे। जब सियाचिन के, जब हमारी कारगिल की वॉर चल रही थी, तब हम सारे के सारे कारगिल पे बिजी थे। तो चाइना ने उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ F4 तक एक सड़क बना ली ताकि वो अपना हैवी इक्विपमेंट भी आगे ला सके। जो अगर हम कारगिल वॉर में बिजी नहीं होते तो हम ये उनको सड़क बनाने नहीं देते थे। तो अभी पिछले साल जब मार्च अप्रैल का महीने में चाइनीज़ ने क्या किया, अपने इस बेस से उठे और ये सड़क के ऊपर आके यहाँ इस इलाके में आकर के उन्होंने फोर्टिफिकेशन शुरू कर दी, बंकर्स बनाने शुरू कर दिए और अपना हैवी इक्विपमेंट लेके आ गए। क्योंकि जो एरिया फिगर 5 to 4 है, इस इलाके पे ये सड़क बन ही नहीं सकती। ये बड़ा मुश्किल इलाका है, या मुश्किल से एक आदमी चल के जा सकता है, तो उतनी ही जगह है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि यहाँ तक तो बना लो, और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने बोला अभी हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। तो ये स्टैंड ऑफ अभी तक यही था। अभी जो कल बात हुई है जो दोनों देशों के बीच में, और आज सुबह हमारे रक्षा मंत्री ने हमें बताया है, अभी चाइना ने माना है कि वो यहाँ से वापस यहाँ तक चले जाएंगे, फिंगर 8 तक, ठीक है। और इंडिया वाले भी यहाँ से फिंगर 3 तक बैठेंगे। इनकी मूवमेंट आगे नहीं होगी, उनकी मूवमेंट इधर नहीं होगी, और इसको हम इस वक्त बफर जोन मानेंगे, और यहाँ पे हम कोई पेट्रोलिंग भी नहीं करेंगे एक दूसरे को बताए बिना। तो ये डेवलपमेंट है जो कल की हुई है। उसी तरह से सदर्न वाले एरिया में चूँकि वो फ्लैट एरिया है, वहाँ पे कोई ज़्यादा मूवमेंट है नहीं, पर वहाँ पे भी बोला गया कि हम इसको मानेंगे, यानी कि इंडिया वाले इस इलाके के आगे नहीं आएंगे और चाइना वाले इस इलाके के आगे नहीं आएंगे। अब देखना ये है कि अगर वो जब वापस जाते हैं और पीछे जो उन्होंने अपने बंकर्स, फोर्टिफिकेशंस, अपने जो पहाड़ों के अंदर अपनी गन्स छुपाई थी या अपने टैंक छुपाए थे, उनको भी तोड़ के जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो ये चीज़ देखने वाली है। तो ये बात हो रही है हमारी पेगोंग त्सो लेक की। अब इसके बाद पेगोंग त्सो लेक के नीचे स्पेंगुर लेक भी है, थोड़ा ही नीचे है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं उसके बारे में बताऊँगा। एक्चुअल उसकी महत्ता ज़्यादा है क्योंकि वो फ्लैट एरिया है, जनरली फ्लैट एरिया है। जनरली फ्लैट एरिया का मतलब है वहाँ पे मैकेनाइज्ड फोर्सेस की मूवमेंट पॉसिबल हो सकती है। वहाँ पर टैंक आप लगा सकते हो। हमारे T-90 लगे हैं, उनके शायद T-14 हैं, लाइट टैंक्स हैं, हमारे हैवियर है। हमारे वाले मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के लोग भी वहाँ पे हैं, BMP-2s हैं, वो भी डिप्लॉयड हैं। और वो कैसे होंगी, क्या हो रहा है, वो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊँगा। अभी ये देखिए, ये मैंने आपको बोला था पेगोंग त्सो लेक है, फिंगर 1, 2, 3, 4, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी। अभी उसके बाद अगर देखें तो ये जो सदर्न बैंक पे ये ठाकुंग टॉप है या ठाकुंग हाइट्स है, ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, ये हमारे कब्जे में है। उसके बाद हेलमेट टॉप है, ये हमारे कब्जे में। यहाँ तक लाइन ऑफ कंट्रोल का सवाल है, ये हम लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये चाइना कहता है, ये कंट्रोल जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में ड्रॉ करके बताई थी। हमारे हिसाब से जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो ये होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल बननी चाहिए, ठीक है। तो अभी इस इलाके में हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, ये गुरंग हिल है, और उसके बीच में ये मगर हिल है, और ये बीच में स्पेंगुर गैप है। यानी कि ये इलाका फ्लैट है और चाइना के टैंक यहाँ पे हैं। यहाँ उनका मोल्डोवो नाम की जगह है जहाँ पे वो अपनी सारी फ्लैग मीटिंग्स भी करते हैं, उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स है। और उसी तरह हमारा चुशूल में ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स है। और ये जो इलाका बीच में आता है, यहाँ पे टैंक्स की मूवमेंट पॉसिबल है। अगर चाइना टैंक्स लेके आता है तो इस गैप के अंदर से निकल के वो ले तक भी जा सकता है। तो इसलिए इस गैप को डिफेंड करना बहुत ज़रूरी है। और गैप को डिफेंड करने का मतलब है कि उसके जो शोल्डर्स हैं, एक साइड पे आपके पास गुरंग हिल है, एक टाइप पे मगर हिल है, तो इन दोनों शोल्डर्स को अगर आपने डिफेंड कर लिया तो कोई टैंक उसके अंदर नहीं जा पाएगा। तो ये अभी तक जो अभी तक बोल रहे हैं कि टैंक्स को बाहर निकाला है, उनकी टैंक्स को हटाया जा रहा है, वो सिर्फ इस जगह से एंट्री इनको डिनाई करनी है। और ये जो दोनों हिल्स हैं, टॉप्स हैं, या ये रेचिनला या रेजांगला, ये पास है। पासेस मतलब इन्फेंट्री क्रॉस कर सकती है, मगर टैंक जो है वो नहीं क्रॉस कर सकते। उसके अलावा यहाँ पे मुखपरी है। तो ये सब इलाके जो हैं ये काफ़ी हाइट पे है, और ये हमने डोमिनेट किए हैं
क्योंकि अगस्त 2020 में लास्ट ईयर हम इन इलाकों में ये हमने खाली थे, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाके थे, हम लोग पीछे थे। परंतु हमारी उस वक्त सर्वेलेंस टीम ने बताया कि चाइनीज़ एक बड़े ही जल्दी तरीके से इनके ऊपर कब्जा करने वाले हैं, और उन्होंने अपनी मूवमेंट शुरू कर दी है। मगर हमारे जो वीर जवान थे, स्पेशली एसएफएफ के लोग, मैं बोलूँगा स्पेशल फोर्सेस के, उसमें भी एसएसएफ के एसएफ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जो लोग थे, जो चक्राता में जिनकी ट्रेनिंग चलती है, और मोस्टली ट्रुप्स जो हैं वो चाइनीज़ ओरिजिन के हैं जो धर्मशाला में हैं। तो उन्होंने एक बड़ी ही साहस दिखाते हुए, अपनी ट्रेनिंग को सही बताते हुए, जो उनकी हम ट्रेनिंग करते हैं एज कमांडोज, उन्होंने करते हुए इन सब हाइट्स को एकदम से ऑक्यूपाई कर लिया। तो चाइनीज़ जब वहाँ पहुँचने की कोशिश करने लगे तो वो खुद दंग रह गए कि ये तो ऑलरेडी इंडिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो ये एक टैक्टिकली बहुत बड़ी एडवांटेज हमारे हाथ में आ गई है। अब चाइना चाहता है कि हम इन सब हाइट्स को छोड़ दें। अगर हम इन हाइट्स को छोड़ देंगे तो चाइना इनको ऑक्यूपाई कर लेगा, और इनको ऑक्यूपाई कर लेगा तो उसके बाद वो हमारी सारी ये जितनी भी एरिया यहाँ है इसके ऊपर डोमिनेट करेगा, और साथ में ये जो गैप होगा ये भी उसकी डोमिनेशन में होगा। तो इस गैप से वो अपने टैंक्स निकाल के ले तक भी पहुँच सकता है, क्योंकि इस किस्म की जो मैकेनाइज्ड ऑपरेशंस हैं वो उनको अंजाम दे सकता है। तो इसलिए हमारे हाथ में ये बिल्कुल नहीं है कि इस इलाके को हम किसी भी तरीके से खाली करें। नंबर 2, चाइना कहता है कि आप यहाँ से खाली कर दीजिए, पर खुद वहाँ डेप्सोंग वैली में, जो मैंने आपको दिखाया था पहले भी, आई विल जस्ट शो यू अगेन, ये जो डेप्सोंग वैली है जो दौलतबाग ओल्डी पे है, यहाँ पे इसने अपने मैकेनाइज्ड कॉलम लगा रखे हैं, और वहाँ से ये हटता नहीं है। ये आपने जो एरो देखा है, ये रिक्की नाला वाला साइट ऑफ चाइनीज इंकर्शन, तो यहाँ से उसको निकलना है। अगर वो यहाँ से निकलता है फिर हम वहाँ से निकलने की सोच सकते हैं, परंतु प्रॉब्लम फिर भी ये है कि अगर वो यहाँ से निकलता है और हम भी वहाँ से निकलते हैं, उसके बाद ये दोबारा ऑक्यूपाई कर लेता है, उसकी क्या गारंटी है। और चाइना से तो कोई किसी किस्म की गारंटी मिल नहीं सकती। चाइना के ऊपर विश्वास करना सबसे बड़ा एक अपने आप से विश्वासघात करना है। तो एक इशू तो ये है। दूसरा, ये जो गलवान में वो आगे आया हुआ है, अभी वहाँ पे उसने जितनी फोर्टिफिकेशंस बनाई हैं, क्या उसको डिसमेंटल करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहता है गलवान में आके ये जो रोड हमने बनाई है दरबुक, श्योक और दौलतबाग ओल्डी, जो मैंने बोला कि पहले 3 दिन लगते थे इसको क्रॉस करने में, यहाँ सेसर रिज को क्रॉस करने में, इस पहाड़ी को क्रॉस करने में, वो अब 6 घंटे में यहाँ पे सामान पहुँचता है। तो चाइना चाहेगा कि इसको इंटरडिक्ट करके यहाँ पे जितनी भी रसद, जितनी भी लॉजिस्टिक्स मूवमेंट हो रही है वो ना हो, ताकि यहाँ पे जो फोर्सेस डिप्लॉयड हैं उनकी पोजीशन अनटेनेबल हो जाए। उनको सिर्फ एयर मेंटेन रखे, और एयर मेंटेन अगर रखेगा तो उसके पास एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके की, और हमारे लिए उतना काम मुश्किल हो जाएगा। सो बेसिकली एक एरिया ये है, दूसरा एरिया ये है, और तीसरा जो मैंने आपको नीचे बताया ये है। ये तीनों जगह पे अगर हम करें डिसएंगेजमेंट करें तो तब इसका कोई मतलब है। परंतु डिसएंगेजमेंट करने के बाद सवाल फिर ये आता है कि क्या चाइना उसको ऑनर करेगा बाद में? आज डिसएंगेज कर लिया, कल फिर ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस मसले को ख़त्म करने से पहले चाइना के साथ एक पक्का एग्रीमेंट हो कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को एक्चुअली डिलीनिएट करे ग्राउंड के ऊपर, दोनों साइड्स खड़े होकर मैप के ऊपर एक दूसरे से मिल के मार्किंग करें, और फिर उसके बाद एक 100% एग्रीमेंट हो कि जो एरिया नो मैन्स लैंड बीच में आती है उसकी पेट्रोलिंग ना हो। और अगर ये इस चीज़ का अगर चाइना कोई समझौता करता है और उसको वो इंटरनेशनली मानता है तो तभी किसी किस्म की डिसएंगेजमेंट पॉसिबल हो सकती है। और अगर वो नहीं होती है तो फिर मेरे विचार में ये जो एरिया है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको हम बोल रहे हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल ही बन जाएगी जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में है जम्मू एंड कश्मीर में। लाइन ऑफ कंट्रोल मीन्स दोनों तरफ के ट्रुप्स वहाँ बैठे रहेंगे, आई बॉल टू आई बॉल, और छोटी मोटी सीज फायर वायलेशंस भी होती रहेंगी और लाइफ उस तरह चलती रहेगी। परंतु ये सब कुछ करने के बाद चाइना को क्या फ़ायदा हुआ? चाइना को तो एक्साइजन मिला नहीं, या चाइना को तो लद्दाख आने को मिला नहीं, लद्दाख कैप्चर नहीं कर सका। चाइना की ये लंबी चाल है। चाइना को ये जो एक्साइजन का एरिया है, अगर आपको याद हो, ये जब ये चाइना ने एनेक्स किया था 50s में, तो पार्लियामेंट में प्रश्न उठा था, तो नेहरू जी ने बोला था कि जेंटलमैन डोंट वरी, अगर चाइना ने इलाका हमसे छीन लिया है तो नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर। तो एक हमारे एमपी थे जिनका जो सिर से गंजे थे, उन्होंने अपनी टोपी उठाई, उनको बोला, नेहरू जी को बोला था कि देखिए यहाँ भी कुछ नहीं उगता, तो क्या इसको काट दूँ मैं?
तो खैर ये रियल इंसिडेंट है पार्लियामेंट के अंदर. बट द पॉइंट इज इफ अ ब्लेड ऑफ ग्रास डजंट ग्रो देयर, व्हाई इज चाइना इंटरेस्टेड हियर? दौलत बाग ओल्डी अगर उसको ले भी जाता है, अगर वो सियाचिन ले भी जाता है, उसको क्या मिल जाना है? ठीक है, वो अपनी हाईवे G219 को बना लेगा जो तिब्बत और सिंकियांग को जोड़ती है, इंपॉर्टेंट हाईवे है, उतना है. बट इससे भी बड़ा पर्पस उसके माइंड में है. उसको मालूम था चाइना को कि इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी में जो ट्रेड रूट है वर्ल्ड का, वो 60% रूट वही है. चाइना का अपना 80% रूट वही है. तो चाइना को लग रहा था कि जब जैसा कि वो साउथ चाइना सी में अपनी हिमाकत भरी हरकतें कर रहा था, वो चाहता था कि इंडियन ओशन में भी करें. पर इंडियन ओशन में जब उसने अपनी आंखें दिखानी शुरू कर दी, मालदीव्स पे इन्फ्लुएंस बुलाया, श्रीलंका में हम्बनतोता को लीज पे ले लिया, फिर अपना ईस्ट अफ्रीका में जिबौती जैसे पोर्ट्स को ले लिया, यमन में ले लिया, फिर उसके बाद म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, पाकिस्तान, इन चीज़ों की जब बारी आई तो तब दुनिया को समझ में आया कि ये जो चाइना बोल रहा है कि अपनी नेवल फोर्सेस भेज रहा है इंडियन ओशन में, ये एंटी पायरेसी नहीं है. यहाँ सोमालिया के आसपास बहुत सारे पायरेट्स शिपिंग, जो कमर्शियल शिपिंग है, उसको अटैक करते थे और छीन लेते थे. तो ये पायरेसी के लिए इतनी बड़ी फोर्स करने की क्या ज़रूरत है? पायरेसी के लिए इतने सारे बेसिस बनाने की क्या ज़रूरत है? ये उसका तरीका था कि इंडियन ओशन में किसी तरह से उसका प्रभुत्व बन सके. जैसे उसने साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी को उसने अपनी चाइना लेक बना के रख लिया है, जो मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया भी था कि हाउ हैज़ ही डन इट. तो उसको लगा कि अब इंडियन ओशन में भी करना है. तो उस वक्त ये अमेरिका ने को नींद से जगे कि इट इज़ नॉट पैसिफिक ओशन, इट इज़ इंडो पैसिफिक. जापान को, ऑस्ट्रेलिया को भी ख्याल हुआ. फिर उन्होंने बोला भाई इंडिया को, क्योंकि आपके सामने है तो आप क्या कर सकते हैं. तो वो क्वाड की फॉर्मेशन शुरू हुई. जब क्वाड की फॉर्मेशन शुरू करने का उसका आइडिया आया था 2007 में, तो उन्होंने ये भी बोला था कि अंडमान निकोबार जो इंडिया का इलाका है, जो मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल मुहाने पे है, और मलक्का स्ट्रेट ही ओनली एंट्री पॉइंट है साउथ चाइना सी का. तो यानी कि अगर मलक्का स्ट्रेट में इंडिया की नेवल फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएं, तो अगर चाइना कोई गड़बड़ करता है तो चाइना की कमर्शियल शिपिंग को हम वहाँ पे इंटरडिक्ट कर सकते हैं. तो चाइना को ये फिक्र बहुत ज़्यादा देर से लगा हुआ था, और उसकी वजह से उसका सीपेक भी चल रहा था, ग्वादर पोर्ट भी चल रहा था, और बीच में इंडिया की इंटरवेंशन से मालदीव्स ने जब उनकी सत्ता परिवर्तन हुआ तो उन्होंने चाइना का साथ छोड़ना शुरू कर दिया. श्रीलंका को अब समझ में आई है कि हम्बनतोता का जो इलाका है, चाइना ने तो उनकी सॉवरेंटी छीन ली उनसे. पर पाकिस्तान को अभी तक समझ में नहीं आया कि ग्वादर और बलोचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान जाने वाला है. बांग्लादेश भी बहुत टाइट रोप वॉक कर रहा है, और म्यांमार में क्या हुआ वो आपको मालूम ही है कि वहाँ पे भी चाइना ने अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जब ये क्वाड की जो एक अलायंस थी, दैट इज़ इंडिया, US, जापान एंड व्हाट यू कॉल ऑस्ट्रेलिया, तो इनकी जब मजबूती आनी शुरू होगी तो चाइना को लगने लगा कि अगर इंडिया ने अपनी फोर्सेस अंडमान निकोबार में स्ट्रॉन्ग कर ली हैं तो इतना पैसा इंडिया को लगेगा, तो इंडिया को किस तरीके से ब्लीड किया जाए. उन्होंने कहा इंडिया को इधर ईस्टर्न लद्दाख में एंगेज करते हैं. अभी इंडिया ने, जैसे आपको पता है, $2 बिलियन तो एमरजेंसी फंड्स खर्च किए हैं तीनों फोर्सेस ने, और उसके अलावा अभी इस साल के बजट में बहुत सारी बढ़ोतरी हुई है. तो ये सारा का सारा पैसा जो है ये आर्मी एयरफोर्स के पास आया, जो कि ये नेवी के पास जाना चाहिए था अंडमान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. परंतु एनीवे अंडमान स्ट्रॉन्ग होगा विद द हेल्प ऑफ क्वाड्स. अभी क्वाड्स भी काफ़ी आगे की स्टेज पे आ गया. उसके अलावा अमेरिका के अभी तीसरा जो लड़ाकू युद्धपोत है, यानी कि जिसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक कैरियर ग्रुप, वो तीसरा भी आ गया है. निमित्ज और रूजवेल्ट पहले थे, और अभी मैकेन भी आ गया है. अभी ब्रिटेन ने भी बता दिया है कि उनका भी एयरक्राफ्ट स्ट्राइक कैरियर ग्रुप जल्दी आने वाला है. और कल ही आपने सुना होगा कि फ्रांस की जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो ऑलरेडी पिछले 2 महीने से गुआम से लेकर साउथ चाइना सी से इंडियन ओशन के बीच में ऑलरेडी घूम रही है. और साथ में अभी जर्मनी ने भी बोला है कि वो भी अपनी नेवल फोर्सेस को भेजेंगे ताकि वो क्वाड को स्ट्रेंथन करें. और क्वाड की आसियन कंट्रीज़ के साथ भी 1-to-1 मीटिंग चालू है. तो ये सब चीज़ें इसलिए कर रहे हैं कि जो भी इंडियन ओशन के अंदर जो हमारा सी रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वहाँ पे चाइना अपनी दादागिरी ना कर सके. हम क्या चाहते हैं या क्वाड्स क्या चाहती है, उनका चार्टर बहुत क्लियर है. फर्स्टली, हर कंट्री की जो मैरीटाइम टेरिटरी है उसकी टेरिटोरियल जो उसकी आस्था है उसको मेंटेन किया जाए. सेकेंडली, जब जो भी हाई सीज़ के अंदर
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जो एसेट्स हैं जिस कंट्री के हैं वो उसके ही रहें। हाई सीज़ के अंदर जो भी एसेट्स हैं वो सबके कॉमन रहें। और हाई सीज़ के अंदर जो हमने नेविगेशन करनी है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस जैसे नेवीज़ करती हैं, तो वहाँ पे वो रूल बेस्ड रहें, डेमोक्रेटिक रहें। ये नहीं कि किसी एक कंट्री का ही वो बन जाए, तो वो रूल बेस्ड रहें। तो उसके लिए चाइना ने ये मास्टर स्ट्रोक मारी है, जो ये ईस्टर्न लद्दाख में जो कुछ किया है। उनके पास पैसे हैं, वो खरीद सकते हैं और वो कर रहे हैं, पर हमारे पास प्रॉब्लम है। बट परंतु हमारी वो प्रॉब्लम जो अंडमान्स में जो हमने इंडियन ओशन को डोमिनेट करना था, अदरवाइज वो अभी बाकी के कंट्री हमारी मदद कर रहे हैं। तो ये है बेसिकली क्रक्स ऑफ द एंटायर थिंग, जो हम बोलते हैं स्टैंड ऑफ ऑन द रूफ टॉप इन द वर्ल्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और अभी आगे इसको कैसे अनफोल्ड होता है वो देखते हैं, और जैसे ही कोई नई खबर आती है आई विल बी देयर टू एक्सप्लेन टू यू। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप इसको लेकर के लिख सकते हैं, ये आपकी ग्रुप डिस्कशंस में काम आएगी, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में काम आएंगी, प्रिलिमिनरी एग्जाम में काम आएंगी, तो वहाँ पे आप इनको कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ सवाल हैं, आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू माई चैनल एंड थ्रू माई ईमेल, एंड आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू अंडरस्टूड इट, और आपको समझ में आ गई है। तो लड़ाई जो लड़नी है चाइना के अगेंस्ट, ये सिर्फ आर्म फोर्सेस ने नहीं लड़नी है, ये आर्मी नेवी एयरफोर्स की लड़ाई नहीं है, ये हर एक भारतीय की लड़ाई है। अगर आप एक रेडी भी लगाते हैं, अगर उसमें कुछ खाना खिलाते हैं, किसी को कुलचा खिलाते हैं, वो भी वो आदमी जो इसके लिए काम कर रहा है वो उसके फेवर में जा रही है। तो वी हैव टू फाइट एज अ नेशन, and we must remember that nation is important, no party, no individual, nobody is important, it's only nation which is important. So अब यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।